हे गाइस, वेलकम बैक आर्ट थ्योरी मास्टरी। और ये जो बचे हुए 50 क्वेश्चन है इसको भी जल्दी से कर लीजिए, और जो भी स्पेशल आपको क्वेश्चन लगे उसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जरूरी होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे सामने, मैच द पोस्टर विद डिजाइनर। 1954 में पिरेली पोस्टर जो बनाया था ये था टेस्ला आर्मांडो, ठीक है। और हमारा 1896 का पोस्टर है सैलोन दे सेंटे एग्जीबिशन पोस्टर। ये एग्जीबिशन पोस्टर बनाया था अल्फांसो मुंजा ने, ठीक है, अल्फांसो मुंचा। फिर आते हैं 1981 के अंदर एशिया परफॉर्मिंग आर्ट इंस्टीट्यूट पोस्टर, ये बनाया था इक्को टनाका ने। फिर आता है 1919 से 23 के बीच में टाइटल पेज ऑफ बहुआस पोस्टर एल मोहालिन नागी ने बनाया था, ठीक है। तो हमारा सही सीक्वेंस सारे लग चुके हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2-1 और 4-3, 2-1 4-3। हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारे सामने, मैच द फॉलोइंग। रबर ब्लैंकेट हम ऑफसेट प्रिंटिंग में यूज करते हैं, और चार्ज कपल डिवाइस ये टेक्निक है जो स्कैनर में यूज की जाती है। और फिर आते हैं डेप्थ ऑफ द फील्ड जो कैमरा के अंदर यूज करते हैं फोटोग्राफी में। फिर आते हैं जिलोटाइन ट्रिमर हम पोस्ट प्रेस के लिए यूज किया करते हैं, ठीक है। हमारा सही सीक्वेंस सारे लग चुके हैं। यहाँ पे हो जाएगा 4-3-2-1, 4-3-2-1। हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारे सामने, मैच द फॉलोइंग। मीनिंग ऑफ आर्ट आपको पता होगा, ये हर्बर्ट रीड की काफ़ी फेमस है। फिर आते हैं डांस ऑफ शिवा जो आनंद कुमार स्वामी का है यानी बुक। फिर आते हैं आर्ट एज एक्सप्रेशन, ये बनाया है यानी बुक है इसकी जॉन डेवे की। और फीलिंग एंड फॉर्म ये है सुजान के लेंगर का, ठीक है। सुजान के लेंगर है इसका पूरा नाम, बीच में के भी आता है। तो ये हमारे सही सीक्वेंस में लग गए 3 और 2 4, 3 2 4 1। हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, मैच द फॉलोइंग। रीम्स कैथेड्रल गॉथिक में आएगा हमारा, ठीक है। और कोलोजियम आपको पता होगा रोम के अंदर है, इटली के अंदर। स्कूल ऑफ एथेंस जो राफेल ने चित्र किया है। और द स्टोन बेकर जो गुस्ताव कॉर्बेट का काफ़ी फेमस है। तो हमारा सही सीक्वेंस लग गया यहाँ पे 4-1-2-3, 4-1-2-3। हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारे सामने, मैच द फॉलोइंग। तो हमें मैच करना है यहाँ पे मिनिमलिज्म जो है हमारा फ्रैंक स्टेला हो जाएगा। और एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग वासिले कांडिस्की, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट से जुड़े हुए। दादाइज्म के लिए आएगा यहाँ पे मार्शल डुचैम्प, जिन्होंने दाइज्म की एंटी थ्योरी और रेडीमेड थ्योरी कई सारी दी है। सरियलिज्म में आएगा हमारे रेने मार्गरेटी, ठीक है, मार्गरेटी। तो हमारा सही सीक्वेंस यहाँ पे हो जाएगा 3-2-4, 3-2-4-1। हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एलिब्रेट करना चाहूँगा इस क्वेश्चन के ज़रिए। जैसे रेने मार्गरेटी आपको पता होना चाहिए, बेल्जियम का आर्टिस्ट है, 1898 में इनका जन्म हुआ। और ये सररियलिज्म के अंदर आते हैं। और सररियलिज्म में ये जो आर्ट डेको है इसमें भी इन्होंने काम किया है, आर्ट डेको में, ठीक है, रेने मार्गरेटी ने। फिर आते हैं वासिले कांडिस्की जो एक रशियन आर्टिस्ट है, ठीक है। और इनका जन्म 1886 के अंदर हुआ। और ये काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में आते हैं। कांडिस्की मैंने बताया था ना एब्स्ट्रैक्शनिज्म में, तो ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट से आते हैं। और एक्सप्रेशनिज्म में भी इन्होंने काम किया है, एक्सप्रेशनिज्म। फिर आता है फ्रैंक स्टेला जो एक अमेरिकन आर्टिस्ट है, इनका जन्म 1936 में हुआ। और ये मिनिमलिज्म में आती है, मिनिमलिज्म। फिर आते हैं मार्शल डुचैम्प जो अमेरिकन फ्रेंच पेंटर में आते हैं, जो दादाइज्म का नेतृत्व करते हैं और कॉन्सेप्ट आर्ट में भी ये आते हैं।
और इनकी कई सारी थ्योरी जैसे एंटी थ्योरी होगी, एंटी आर्ट वाली थ्योरी होगी, रेडीमेड वाली थ्योरी होगी, रेडीमेड, ठीक है, ये काफ़ी फेमस है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारे सामने, मैच द फॉलोइंग। अब हमें इनको मैच करना है। गोपुरम हमारे को किस टेम्पल में दिखेगा, तो वो मीनाक्षी वाले टेम्पल में दिखेगा। और स्फूटोमेटो जिसका मतलब होता है स्मज हो जाना है, ठीक है, तो ये हमें कहाँ पे दिखता है, ये दिखता है पेंटिंग की टेक्निक में। पाइलोन होता है थोड़ा सा तोरण द्वार जो सजा हुआ, वो जो गेट पे सजा हुआ, तो वो हमारा अटाला मस्जिद का सजा हुआ दिखेगा। यहाँ पे अटाला मस्जिद है, अंदर से ये मंदिर है पूरा। ट्राइफोल आर्क यानी 3 ऐसे आर्क होते हैं ना, तो ये गेटवे बना करते थे रोमन के अंदर। तो ये ट्राइफोल आर्क किससे रिलेटेड है, तो ये है मार्तंड के सूर्य मंदिर से, ठीक है। आप देखोगे ये तो अभी टूटी हुई वाली अवस्था में है, मतलब रुइन हुआ हुआ है, यानी खत्म सा ही हुआ हुआ है, मान सकते हो मार्तंडे का सत्य पर। इसका जो गेटवे था उसमें ट्री फॉयल थे ऐसे 1 2 ऐसे 3, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा सही सीक्वेंस, हमारा हो जाएगा 4 3 और 1 2, 4 3 1 2। हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारे सामने, मैच द फॉलोइंग। गुप्ता पीरियड के यानी हमारे को बताना है इनमें से कौन सा है, तो गुप्ता पीरियड का आएगा हमारा स्टैंडिंग बुद्धा जो 5th सेंचुरी का है। देखिए 4th और 5th सेंचुरी से आप बिल्कुल पता लगा सकते हो ये किसका है, गुप्ता का पीरियड का है, ठीक है। कुषाण पीरियड का यहाँ पे पूछा गया तो है वो सीटेड बुद्धा जो हमें कटरा से मिला, ठीक है, मथुरा से। और फिर आते हैं शुंग काल का जो है हमारा पुष्यमित्र बरहूत का, ठीक है, बरहूत का जो स्तूप था उसके अंदर पुष्यमित्रा। और फिर आता है मौर्य काल का निर्मित ये लायन कैपिटल अशोक का, ठीक है, जो सिंह स्तंभ भी कहते हैं, इसे नेशनल एम्बलम भी है ये। तो हमारा सही सीक्वेंस हो जाएगा 3 1 2 और 4, 3 1 2 4। हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है हमारे सामने, मैच द फॉलोइंग। हमें बस मिलाते जाना है। चलिए मिलाते हैं दोबारा। इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको पता है हड़प्पा से जुड़ी, और हड़प्पा में एक नर्तकी बनाई गई थी, मतलब डांसिंग गर्ल जो ब्रॉन्ज के अंदर बनाई गई थी। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन डांसिंग गर्ल हो जाएगी। गुप्त आर्ट में हमें जो आएगा हमारा ये आ जाएगा हमारे गुप्त आर्ट में दशावतार मंदिर जो देवगढ़ के अंदर है। टेम्पल ऑफ खजुराहो में कंदरिया महादेव काफ़ी फेमस है, ठीक है, जो ग्रुप है खजुराहो में उसमें कंदरिया महादेव का मंदिर भी फेमस है। और आते हैं मौर्यन स्कल्पचर यानी मौर्य समय का जो दीदारगंज यक्षिणी में आता है, ठीक है। तो हमारा सही सीक्वेंस लग गया है 1 3 2 4, 1 3 2 4। हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट निकल के आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, इसमें भी हमें मिलाना है, मिलाते रहिए। द थिंकर आ जाएगा हमारा ये रॉडिन का। कंटिन्यूटी इन स्पेस ये आ जाएगा हमारा अम्बर्तो बोकनी का तो यानी मैं तो फ़ैन हो चुका हूँ, इसका काफ़ी अच्छा काम लगता है मेरे को, क्योंकि इसने क्यूबिज्म और कई सारे यानी ऐसे टेक्निक का बहुत सारे अच्छे से यानी यूज़ किया है। इसकी पेंटिंग वगैरह भी देखना आपको थोड़ा सा मज़ा आएगा, और ये वाला वर्क भी देखना कंटिन्यू स्पेस। फिर आते हैं पोर्ट्रेट ऑफ मोडगिलियानो मोडम्यूसेलो पोगिनी, ठीक है, तो ये है ब्रांकुसी का एक फेमस है बर्ड इन स्पेस। क्लाउड गेट जो आपको पता ऑल टाइम फेवरेट ऑफ यूजीसी अनिश कपूर का है, ठीक है। अनुष कपूर के बारे में रिसेंट जानकारी भी रखना जब भी आप यूजीसी की तैयारी कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी पहले इसको मैच कर लेते हैं। 3 1 4 2, 3 1 4 2। हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारे सामने। फ्लेक्सिबल मोल्ड हम यानी बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, तो क्या आ जाएगा फॉर मल्टीपल यूजिंग, ठीक है, फॉर मल्टीपल कास्टिंग। और फिर आते हैं हम स्परिंग में। स्परिंग हम मूवमेंट ऑफ मेटल की होती है। बर्न आउट करते हैं हम वैक्स को रिमूवल करने के लिए, ठीक है, जब वैक्स का मोल्ड लेते हैं फिर उसको रिमूव करने के लिए बर्न आउट करते हैं। वेस्ट मोल्ड हो जाती है हमारी जो सिंगल यूज़ होती है, मतलब मोल्ड विद प्लास्टिक मीडियम,
ठीक है, तो हमारा सही सीक्वेंस में लग गया है 4 3 और 2 1, हमारा 4 3 2 1 फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारे सामने, जिसमें चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्क इन प्रिंट मेकिंग। अब हमें मिलाना नहीं है क्वेश्चन, अब हमें क्या करना है, उसका सीक्वेंस सही से लगाना है। तो इन चारों ऑप्शन में जो सबसे पुरानी सबसे पहले आएगी और नई वाली सबसे लास्ट में। तो सबसे पुरानी ढूंढनी होगी सबसे पहले आपको, जो है यहाँ पर जेन स्कीम पार्डन। तो यहाँ पे प्रोडिगल सन जो रेम्ब्रांड का एक वर्क है, प्रोडिगल सन आप देखना प्रिंट का है, तो रेम्ब्रांड का है ये और काफ़ी पुराना है ये, ठीक है रेम्ब्रांड का। फिर आती है स्लीप ऑफ रीजन, स्लीप ऑफ रीजन जो एफ गोया का है, मतलब फ्रांसिस्को गोया। फिर आते हैं जेन एवरिल, जेन एवरिल इसका है एट जर्डियन द पेरिस, ये है लॉथरेक का प्रिंट, लॉथरेक। फिर आते हैं द स्क्रीम जो एडवर्ड मून्स की है, ठीक है एडवर्ड मंच। तो अगर आप देखोगे इनके यानी रेम्ब्रांड वगैरह इनके जन्म, तो थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये सारा ऑप्शन यहाँ पे सही निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर तक क्वेश्चन नंबर 62 है हमारे सामने। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मशीन यूज इन प्रिंट मेकिंग। जो प्रिंट मेकिंग में मशीन्स यूज होती है उसको हमें सही सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले जो देखना पड़ेगा, ये ब्लॉक प्रिंटिंग आती है तो ये सबसे आगे आएगा। तो ब्लॉक प्रिंटिंग के बाद आएगा हमारा एचिंग, देन लिथोग्राफी और फिर राउटिंग मशीन। तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारे सामने। सेलेक्ट द रिवर्स क्रोनोलॉजी ऑफ फेमस प्रिंट मेकर। अब हमें रिवर्स क्रोनोलॉजी लगाना है, ठीक है सबसे नए वाले को आगे और पुराने वाले को पीछे। तो सबसे पुराना वाला आपको देखना पड़ेगा, जो पीछे की तरफ से देखोगे तो पुराना, आगे की तरफ से देखोगे तो नए वाला देखना आर्टिस्ट। तो सबसे नए वाला यहाँ पे आएगा विलियम होगार्थ आएगा, ठीक है जो यूके का आर्टिस्ट है और इसका जन्म 1697 में होता है। फिर आते हैं हमारे रेम्ब्रांड जो 1606, एक डच आर्टिस्ट है और नीदरलैंड में इनका जन्म होता है। फिर आते हैं ओटावियो लियोनी। ओटावियो लियोनी का जन्म इटली के अंदर ही होता है 1578 के अंदर। फिर आते हैं हमारे लास्ट के अंदर माइकल वोल्गेमोर जो 1434 के हैं और जर्मन आर्टिस्ट है। तो ये था हमारा सही सीक्वेंस, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, रिवर्स क्रोनोलॉजी में लग गया है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारे सामने। अरेंज द फॉलोइंग इन एवोल्यूशन ऑफ सीक्वेंस इन यूजिंग वुड एज ए मटेरियल फॉर प्रिंट। यानी हम जो लकड़ी का शुरुआत से यूज करते हुए आए हैं वुड का, उसको हमें अब सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले आएगा हमारा इम्प्रेशन आएगा, क्योंकि जो इम्प्रेशन है, जो नेचुरल टेक्सचर होता है वुड का, वो सबसे पहले लिया गया होगा, बिल्कुल सही। फिर आएगा इसके बाद वुड स्क्रैचिंग की गई, यानी उसे काटा पीटा गया होगा, बिल्कुल। फिर आता है वुड कट जो हम रिलीफ प्रिंटिंग में भी यूज़ करते हैं, वुड कट। और फिर लास्ट में आता है वुड इंग्रेविंग, ये भी रिलीफ प्रिंटिंग का एक पार्ट है, जिसमें हम आपने होटल वगैरह में देखा होगा वो वुड के ऊपर अपना नाम वगैरह लिखवाते, तो वो सारा क्या है, वुड इंग्रेविंग है वो, ठीक है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारे सामने। अरेंज द फॉलोइंग आर्टिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। मतलब वही है क्रोनोलॉजी, मतलब समय के अनुसार सबसे पुराना सबसे आगे और नया सबसे पीछे। तो सबसे पुराना यहाँ पे देखना पड़ेगा हमें, जो है जतिन दास निकल के आते हैं, जो सबसे पुराने हैं यहाँ पे, जिनका जन्म उड़ीसा के अंदर हुआ 1941 के अंदर। फिर आते हैं विवान सुंदरम, जिनका जन्म 1943 के अंदर शिमला के अंदर हुआ। फिर आते हैं हम अनुपम सूद 1944, जिनका जन्म पंजाब के अंदर हुआ। और फिर आते हैं लास्ट में हमारे जय जरोटिया, जो हमारे नई दिल्ली के ही रहने वाले हैं, 1945 में इनका जन्म हुआ।
न्यू दिल्ली। ठीक है, तो हमारा सही सीक्वेंस लग गया है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है हमारे सामने। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पेंटिंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो हमें पेंटिंग्स को क्रोनोलॉजी मतलब समय के अनुसार लगाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा वर्जिन ऑफ रॉक्स। ये लियोनार्डो दा विंची की है, आपको पता ही होगा, जो लियोनार्डो विंची ने बनाई थी 1483 से लेकर 86 के बीच में। वर्जिन ऑफ रॉक बनाई थी। फिर आता है द टेम्पेस्ट, ये जॉर्जियो ने बनाया था 1506 में और 1508 तक बनाता रहा इसको। 2 साल के समय काल में बनाया था इसको जॉर्जियो ने। ठीक है, नाम भी लिख देता हूँ मैं, जो आपको और ज़्यादा नॉलेज मिलती रहे, नोट्स बनते रहे आपके। जॉर्जियो। ठीक है, फिर आते हैं स्कूल ऑफ एथेंस, जो राफेल ने बनाया था 1509 से लेकर 1511। ठीक है, फिर लास्ट में आता है हमारा लास्ट जजमेंट, जो माइकल एंजेलो ने बनाया था 1535 से लेकर 1541 के बीच में। ठीक है, मैंने समय काल भी बता दिया इन चारों पेंटिंग का, जिससे आपको बेस्ट नॉलेज मिल जाती है और आर्टिस्ट के साथ में। तो ये माइकल एंजेलो लिखा हुआ है, वर्जिन ऑफ रॉक लियोनार्डो दा विंची लिख देता हूँ। दा विंची। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है हमारे सामने। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पेंटिंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पर भी पेंटिंगों को लगाना है। तो सबसे पहले आएगा हमारा कृष्णा ईटिंग फायर। फिर आता है यानी कृष्णा ईटिंग फायर हमारी मंजीत बाबा की है। ठीक है, मंजीत बाबा ने इसको बनाया था। फिर आता है अ रिवर कैरीज इट्स पास्ट। थोड़ा सा डीप वाली पेंटिंग है, क्या रिवर कैरीज इट्स पास्ट। ये बनाया था विवान सुंदरम ने। ठीक है, विवान सुंदरम। फिर आता है इंटरेक्शन और फिर लास्ट में स्पीक आउट। ठीक है, तो ये हमारा सही सीक्वेंस होगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारे सामने। अरेंज द फॉलोइंग आर्टिस्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने हैं, मतलब नॉर्मल। तो हमारा आएगा सबसे ये एरिच हैकल आएगा सबसे पहले, जिनका जन्म जर्मनी के अंदर 1883 के अंदर हुआ, जर्मनी में। फिर आते हैं मार्क शगाल, जो बेलारूस के रहने वाले हैं और इनका जन्म 1887 में होता है। फिर आते हैं जियोर्जियो चेरिको। जियोर्जियो चेरिको का जन्म आता है ग्रीस के अंदर और इनका जन्म 1888 में होता है। फिर आते हैं लास्ट में फ्रांस क्लीन, जो यूएस के रहने वाले 1910 में इनका जन्म होता है। तो हमारे सीक्वेंस में लगा है क्रोनोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 69 है हमारे सामने। अरेंज द मल्टीलिंगुअल सॉफ्टवेयर इन ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस। यानी जो अपीयरेंस के अकॉर्डिंग हमें लगाना है मल्टी लैंग्वेज सॉफ्टवेयर को। तो जो सबसे पुराना होगा, ऑफ कोर्स सी बात है, वो सबसे लास्ट में आएगा, यानी पहले आएगा। तो ये क्वार्क एक्सप्रेस है, जो पेज मेकर के लिए यूज़ किया जाता था, तो ये सबसे लास्ट में यानी पहले आएगा। फिर आएगा हमारा फोटोशॉप, इनडिज़ाइन और फिर लास्ट का क्रिएटिव क्लाउड, क्योंकि क्रिएटिव क्लाउड सबसे लेटेस्ट है। तो हमारा सबसे यानी फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है अरेंज द लीडिंग न्यूज़पेपर इन ऑर्डर ऑफ देयर सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मतलब जो सबसे ज़्यादा, यानी जहाँ पे अखबार का सर्कुलेशन है, मतलब ज़्यादा उसकी बिक्री है, खरीद है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि 2018 के अनुसार दैनिक जागरण में, जो कानपुर के अंदर सबसे ज़्यादा सर्कुलर हुआ दैनिक जागरण का अखबार, फिर दैनिक भास्कर का भोपाल के अंदर, और फिर हिंदुस्तान जो था अखबार वो न्यू दिल्ली में, और द टाइम्स ऑफ इंडिया जो मुंबई था वो मुंबई के अंदर सबसे ज़्यादा सर्कुलर हुआ। इसका मैंने आंकड़े भी देखे थे, जो इनके जो क्वांटिटी थी ये अराउंड 14 लाख थी, ये 15 ऐसे समथिंग थी। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा थी 14 लाख।
फिर ऐसे 12 लाख ऐसे समथिंग थी, ठीक है, न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारे सामने। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर के अकॉर्डिंग हमें इन एड एजेंसी को उनके सीक्वेंस में लगाना है। तो इनके भी मैंने देखे थे कि कौन सी एड एजेंसी सबसे ज़्यादा कमाती है। तो 2018 के अकॉर्डिंग थे जो आंकड़े, उनके अकॉर्डिंग जो ये WPP था, इनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा था US के अंदर, ठीक है। फिर ओमिनी कॉम आया, फिर पब्लिकीज और लास्ट में डेंटिस्ट टोक्यो, ठीक है। ये हमारा सही सीक्वेंस था उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है। अरेंज क्रोनोलॉजिकल ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इन्फ्लुएंस फोटोग्राफिक इमेज ऑफ ऑल टाइम। यानी जो मोस्ट इन्फ्लुएंस फोटोग्राफी है उसको हमें सीक्वेंस में लगाना है। और सारी फोटोग्राफी एक नंबर के ज़बरदस्त है। मैं आपको पर्सनली कहता हूँ कि जाकर देखिए एक एक फ़ोटो, आपको सही में कुछ अंदर से अगर फीलिंग होगी तो आप यानी रिलेट कर सकते हो एक एक फ़ोटो को, ठीक है। तो 72 का हम ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर। जो BJ वाला है, जो किस का यानी सीन है इसके अंदर टाइम स्क्वायर के यहाँ पे, तो ये काफ़ी पुराना है। ये मतलब 1945 का फ़ोटो है जिसमें पीछे टाइम स्क्वायर दिखेगा और कपल किस करते हुए दिखेंगे। फिर आते हैं बर्निंग मॉन्क। ये बर्निंग मॉन्क जो वियतनाम की कहानी है, बहुत ही यानी अगर आपने इसकी फ़ोटो देख ली तो आप सच में यानी रह नहीं पाओगे। इसमें क्या होता है, यानी एक जिंदा मॉन्क अपने आप को यानी आत्मदाह कर लेता है, यानी जला लेता है, और उसकी फ़ोटो है वो। और बिल्कुल ही वो यानी एक आस्था में, मतलब बिल्कुल एक शांत वाले मन में बैठा हुआ जल रहा है, तो उसको एक जिंदा जलाने वाला यानी फ़ोटो है ये, ठीक है। ये इसने खींचा था 1963 के अंदर खींचा था एक फोटोग्राफर ने। फिर आते हैं द टेरर ऑफ वॉर। द टेरर ऑफ वॉर में भी आप देखोगे कि कैसे बच्चे दौड़ रहे हैं नंगे पुंगे, बहुत ही वॉर का सीन था पूरा। तो ये 1972 में बना हुआ था, फोटो खींचा हुआ था, ठीक है। फिर लास्ट में आता है स्टार्विंग चाइल्ड एंड वल्चर। ये तो और ज़्यादा दयनीय फ़ोटो है। अगर आप देख लोगे तो आप यानी सच में आप बहुत ही ज़्यादा यानी ये मार्मिक दृश्य है। इसमें क्या होता है, एक गिद्ध होता है, वो एक बहुत ही यानी छोटी सी बच्ची होती है, उसकी हड्डी सूखी हुई होती है। उस गिद्ध यानी उस गिद्ध की नज़र उसी बच्चे पे होती है, उस गर्ल चाइल्ड पे होती है। तो बहुत ही मार्मिक दृश्य है। ये इसकी फ़ोटो खींची थी 1993 में, ठीक है। और इन सबको प्राइज़ मिले हुए हैं और बहुत इन्फ्लुएंस फ़ोटो है सारी। इन सभी को प्रिट्जर प्राइज़ मिले हुए हैं फोटोग्राफी में, जो सबसे बड़ा प्राइज़ होता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 हमारे सामने। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ गोथिक कैथेड्रल फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाना है गोथिक कैथेड्रल को। तो सबसे पुराना यहाँ पे सेंट डेनिस का है, जो फ्रांस के अंदर पड़ता है, और इसका यानी 1144 के अंदर निर्माण हुआ, फ्रांस के अंदर ही, ठीक है। फिर आते हैं ये चार्ट्रेस का जो कैथेड्रल है 1194 के अंदर है, ये भी फ्रांस के अंदर ही है। फिर आते हैं रीम्स का, ये जो है ये हमारा 1345 के अंदर बना। फिर नोट्रे डेम, ये जो पेरिस वाला है, ये 1163 से 1345 के बीच इसका निर्माण कार्य रहा। इसका भी निर्माण कार्य इससे थोड़ा सा पहले का है, ठीक है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है हमारे सामने। सेलेक्ट करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पेंटिंग ऑफ पिकासो फ्रॉम द फॉलोइंग। जो पिकासो की पेंटिंग है उसे हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो गुएर्निका तो सबसे लास्ट में आएगा इन चारों में। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा ब्लू नूड। जो ये ब्लू नूड वाली पेंटिंग है पिकासो ने 1902 में बनाई थी। फिर जो लार्ज बाथर्स है, इसमें थोड़ा सा हैवी फिगर बना रखा है, 1921 में बनाया था पिकासो ने। फिर आते हैं एक्रोबैट, ये 1930 में बनाया था पिकासो ने। और गुएर्निका बनाया था जो एंटी वॉर पेंटिंग थी, 1937 में बनाया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सही सीक्वेंस, और थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है हमारे सामने।
चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन टेम्पल एट खजुराहो। जो खजुराहो के टेम्पल है उसको क्रोनोलॉजी मतलब समय के अनुसार सही सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पुराना है यहाँ पे 64 योगिनी मंदिर, जो चंदेल शासक से भी पुराना है। मतलब जो चंदेल शासक आए अपने शासन किया उन्होंने, तो उनके शासन से 300 वर्ष पहले तक ये 64 योगिनी वाला मंदिर मौजूदा, जो यानी तंत्र विद्या के लिए काफ़ी मशहूर है। ठीक है, फिर आता है इसके बाद लक्ष्मण का मंदिर। लक्ष्मण मंदिर जो 930 ईस्वी में बना, और ये राजा का नाम भी लक्ष्मण था उस समय का, यानी 2 नाम थे, उसको लक्ष्मण भी कहा जाता था, तो ये राजा के नाम पे पड़ गया। फिर इसके बाद जो पार्श्वनाथ का मंदिर है, जो एक जैन मंदिर है, ये 10th सेंचुरी में बना। 10th सेंचुरी मतलब 10वीं शताब्दी। ठीक है, फिर आया है कंदरिया महादेव मंदिर, जिसका एग्जैक्ट डेट हमें पता है, जो है 1065। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सही सीक्वेंस, और हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 76 है हमारे सामने। सेलेक्ट करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ फॉलोइंग इंडो इस्लामिक मॉन्यूमेंट। इंडो इस्लामिक मॉन्यूमेंट को हमें करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले वाला यानी जो पुराना होगा वो आएगा। जो सबसे पुराना है यहाँ पे वो है कुतुब मीनार, जो आपको ही पता है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई, और उसके बाद इल्तुतमिश द्वारा पूरी की गई। इसको यानी स्टार्टिंग हुई थी, यानी एकदम बन के तैयार हो गई थी 1212 में। फिर आता है जहाज महल, जो यानी मांडू के अंदर पड़ता है, एमपी के अंदर, और इसको यानी 15th सेंचुरी में बनाया गया। 15th सेंचुरी, जो एक हरम था, मतलब बेगमों के रहने का स्थल। फिर आता है ताजमहल, जो शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया था, इसको 1653 में ये कंप्लीट हो गया था, मतलब ओपन हो गया था सबके लिए। फिर आते हैं गोल गुम्बज, जो गोल गुम्बज बीजापुर के अंदर स्थित है, और 1656 में ये बन के तैयार हो गया था। ठीक है, कर्नाटक राज्य में है ये गोल गुम्बज। तो हमारा सही सीक्वेंस हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला ही सही है सीक्वेंस। तो 77 पे आते हैं क्वेश्चन नंबर, सेलेक्ट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्कल्पचर्स इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर। अब हमें जो मूर्तियां हैं उसको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है समय के अनुसार। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पर संथाल फैमिली, द थिंकर आएगा, जो रोडिन वाला है। और फिर आएगा संथाल फैमिली, जो राम किंकर बैज द्वारा बनाया गया है। फिर आता है मामन, और लास्ट में क्लाउड गेट, जो अनीश कपूर द्वारा बनाया गया है। तो हमारा यहाँ पे 4th ऑप्शन बिल्कुल सही निकल के आ रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है हमारे सामने, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ब्रोंज कास्टिंग। जो ब्रोंज कास्टिंग का सही सीक्वेंस है हमें वो लगाना है। तो सबसे पहले हम वैक्स का यानी क्ले का स्टैचू बनाते हैं, फिर उसको वैक्स में मोल्ड करते हैं। फिर जब वैक्स का मोल्ड कर लिया जाता है, फिर उसको अरेंजमेंट, फिर उसका अरेंजमेंट किया जाता है, मतलब उसमें यानी जो ब्रॉन्ज नीचे तक आ सके उसमें पाइप्स वगैरह फिट किए जाते हैं, और अरेंज किया जाता है अच्छे से, उसमें कीले ठोकी जाती है। फिर इस यानी करने के बाद फिर उसमें एक और मोल्ड किया जाता है। ठीक है, एक और मोल्ड करने के बाद वैक्स को बर्न आउट किया जाता है। ठीक है, भट्टी के अंदर बर्न आउट कर देते हैं हम वैक्स को। बर्न आउट करने के बाद उसमें जो मेटल होता है, जो हमारा ब्रोंज का मेटल होता है, जिसमें जिंक, कॉपर और टिन ये सारे मिले होते हैं, वो हम डाल देते हैं, जिससे वो यानी जो वैक्स वाला एरिया होता है उसको शेप ले लेता है, वो वाला शेप। ठीक है, तो ये हमारा सही सीक्वेंस हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है हमारे सामने, अरेंज द आर्टिस्ट इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। अब हमें आर्टिस्ट को क्रोनोलॉजी मतलब समय के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा राम किंकर बैज आएगा। सबसे पहले राम किंकर बैज का जन्म आपको पता होगा बंगाल के अंदर हुआ, यानी जो बांकुरा जिला था, ठीक है, कोलकाता का 1906 के अंदर। फिर आते हैं धनराज भगत, जो पाकिस्तान के अंदर जन्म हुआ था 1917 के अंदर। फिर आते हैं राघव कनेरिया, जो 1936 में जन्म हुआ था जिनका। फिर आते हैं ये रजनीकांत पांचाल, ठीक है, इनका जन्म डेट ऑफ बर्थ देखी मैंने, नहीं मिली, जैसे मिलेगी मैं अपडेट कर दूंगा तुरंत। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारे सामने। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेटल इन ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग टेम्परेचर फ्रॉम लो टू हाई। अब हमें जो मेटल्स है, जो धातु है, उसका यानी जो टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो पिघलने वाली अवस्था होती है जिसमें वो पिघलती है, उस टेम्परेचर को लो से हाई की ओर बताना है। तो सबसे ज़्यादा जो लो है वो सबसे आगे आएगा और हाई वाला सबसे बाद में आएगा। तो यहाँ पर हमारा आएगा जो लेड होता है वो सबसे यानी लो में आ जाता है, लेड जल्दी पिघल जाता है, फिर जिंक, फिर मैग्नीशियम और लास्ट में सिल्वर। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है हमारे सामने। असर्शन कहता है, देखिए अब होंगे हमारे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। असर्शन कहता है 81 क्वेश्चन में, एक्सेसिव डंपनिंग इज रिक्वायर्ड इन लिथोग्राफी इन रिलेशन टू अदर प्रिंटिंग प्रोसेस। जो लिथोग्राफी का प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा डंपनिंग चाहिए होती है, मतलब नमी चाहिए होती है। ठीक है, ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नमी होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सही कहा गया असर्शन यहाँ पे। आपने देखा होगा लिथोग्राफी में बहुत सारे केमिकल भी यूज़ करते हैं, पानी, ग्रीस, तो ये नमी को मेंटेन रखने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, और हम जब प्रिंट लेते हैं तब भी उसमें नमी बरकरार रहती है। ठीक है, डंपनिंग। तो हमारा असर्शन बिल्कुल सही है। रीज़न देखते हैं इसका, बिकॉज द लाइमस्टोन सरफेस इन नॉन हाइड्रोलिक एंड नॉन सेंसिटिव टू ग्रीस। यहाँ पर ये गलत कह रहा है, नॉन सेंसिटिव टू ग्रीस। ग्रीस का हम यूज़ करते हैं, ऑयल एंड वाटर वाला रिपेलेंट यूज़ करते हैं टू प्रिंट। तो हमारा रीज़न यहाँ पे गलत है, असर्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए इज़ करेक्ट एंड आर इज़ इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है हमारे सामने। असर्शन कहता है, विस्कोसिटी कलर प्रिंटिंग फैसिलिटेट्स मेकिंग मल्टीपल कलर प्रिंट फ्रॉम अ सिंगल प्लेट। जो हम विस्कोसिटी में सिंगल प्लेट से मल्टी कलर की प्रिंट कर सकते हैं, जो बिल्कुल सही कहा गया है यहाँ पे सेशन में। रीज़न देखते हैं, बिकॉज हार्ड रोलर इज़ यूज फॉर टेकिंग प्रिंट इन दिस प्रोसेस। और हार्ड रोलर का यूज़ किया जाता है इस प्रिंटिंग प्रोसेस में, जो कि गलत है। इसमें क्या होता है, हम 3-4 हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हो। पहले हम 2 बार यानी सॉफ्ट, फिर 1 बार हार्ड, ऐसे करके इसको यानी प्रिंट करते हैं और कलर्स लगाते हैं, इंक लगाते हैं। ठीक है, तो हमारा सिर्फ हार्ड रोलर यूज़ करना यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है हमारे सामने। असर्शन कहता है, प्रिंट मेकिंग हैज़ इट्स रूट इन ग्राफिक आर्ट। बिल्कुल सही कहा जा रहा है। जो ग्राफिक आर्ट की जो रूट है, जो जड़ें हैं, वो ज़मीन के बहुत अंदर तक हैं मतलब यानी उसकी जो जड़ें हैं ग्राफिक आर्ट की, वो प्रिंट मेकिंग से ही रिलेटेड है। तो बिल्कुल सही है असर्शन हमारा। रीज़न कहा जा रहा है, बिकॉज प्रिंट मेकिंग टुक अ बाइप्रेटेड रिकॉर्स टूवर्ड प्योर विजुअल एक्सप्रेशन। और ये बिल्कुल प्योर विजुअल एक्सप्रेशन है। रीज़न भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, हो जाओ रेडी। असर्शन कहता है, ओवर द प्लेन टर्न ऑफ अ प्रिंटिंग प्रेस अ शीट ऑफ वोलन फेल्ड इन प्लेस बिफोर टेकिंग प्रिंट। प्रिंट लेने से पहले यानी जो ये वुलन की शीट है वो लगाई जाती है प्रिंटिंग के ऊपर। तो बिल्कुल सही है असर्शन हमारा। रीज़न देखते हैं, बिकॉज लेफ्ट सर्व द पर्पज ऑफ क्वेश्चन फॉर पेपर फॉर बेटर इम्प्रेशन। और ये बेटर इम्प्रेशन के लिए भी यूज़ की जाती है। तो हमारा रीज़न असर्शन बोथ आर करेक्ट हो जाएगा। हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है हमारे सामने। असर्शन कहता है, द पेंटिंग ऑफ मंजीत बाबा इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशन सब्जेक्ट एंड आइकन्स। बिल्कुल सही कहा जा रहा है। जो मंजीत बाबा की पेंटिंग है उसमें ट्रेडिशन और जो ट्रेडिशन सब्जेक्ट और आइकन का कॉम्बिनेशन मिलता है। रीज़न दिया जा रहा है यहाँ पे, बिकॉज ऑल ट्रेडिशनल आर्ट आर द रिफ्लेक्शन ऑफ आइकनोग्राफी। जो ट्रेडिशनल है वो आइकनोग्राफी का रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पर रीज़न गलत है और बिल्कुल यानी इररेलेवेंट है असर्शन से हमारे। तो हमारा तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे,
कि हमारा असर्शन सही है बट रीज़न इनकरेक्ट है और इररिलेवेंट भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है हमारे सामने। असर्शन कहता है मैन इम्पोसेस इंस्टिक्चुअल इमोशन ऑन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। यहाँ पे कुछ एस्थेटिक्स वाली बातें की जा रही है जो आपको डीपली समझना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है जो इंसान होता है वो इम्पोज करता है अपने इमोशन को ऑन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, जो बाहरी दुनिया होता है उसको इम्पोज करता है अपने इमोशंस को, कि आदमी को दुख हो रहा है, आदमी को सुख हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये वो, तो ये सारा, तो ये थोड़ा एस्थेटिक वाला सेंस है, इसको डीपली समझना पड़ेगा आपको। तो असर्शन हमारे यहाँ पे सही है। रीजन दिया जा रहा है यहाँ पे, रीजन दिया जा रहा है बिकॉज मैंस अनसैटिस्फैक्टेड डिजायर लीड्स टूवर्ड एस्थेटिक्स मैनिफेस्ट। और रीजन भी यहाँ पे बिल्कुल सही कहा जा रहा है कि जो मैंस की अनसैटिस्फैक्टेड डिजायर होती है, जो मनुष्य की डिजायर्स होती है, उसे टूवर्ड एस्थेटिक मैनिफेस्ट, वो कुछ हमें एस्थेटिक वे में ले जाती है। ठीक है, तो हमारा असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है हमारे सामने। असर्शन कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूजियम इज टू स्टोर द एंड डिस्प्ले द रेयर एंड ऑब्जेक्ट ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी। जो कॉन्सेप्ट होता है म्यूजियम का वो डिस्प्ले करना होता है और स्टोर करना होता है किसको, कल्चरल आइडेंटिटी को और हिस्टोरिकल आइडेंटिटी को। ठीक है, तो हमारा असर्शन यहाँ पे सही है। रीजन देखते हैं। रीजन में कह रहे हैं बट द डर्थ ऑफ दीज ऑब्जेक्ट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्केट पावर, हेंस द म्यूजियम हैज मार्जिनलाइज्ड। और ये सारी चीज़ें यानी थोड़ी सी जो बाजार होता है, जो मार्केट होता है, वो इन्फ्लुएंस करता है, वो उसका प्राइस बढ़ाता है, घटाता है और बहुत सारा इफेक्ट लेके आता है म्यूजियम वगैरह पर। ठीक है, तो हमारा रीजन असर्शन दोनों सही है, हमारा बोथ आर करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है। असर्शन कहता है द आर्ट ऑफ जे स्वामीनाथन कैन बी कंसीडर एज फोक आर्ट। जो जे स्वामीनाथन की आर्ट है उसको हम फोक आर्ट में कंसीडर करते हैं, तो ये असर्शन हमारा गलत है। बट यहाँ पे जे स्वामीनाथन की मैं तारीफ करूँगा क्योंकि उन्होंने एक फोक आर्टिस्ट को उभारा जिसका नाम था जांगड़। ठीक है, जांगड़ नाम है, देखना आप, इसको भी पद्म श्री मिला हुआ है जांगड़ को। और ये जांगड़ था ना, इसको जे स्वामीनाथन ने बिल्कुल जीरो से हीरो बनाया है। इसने देखा कि कैसे ये गोंड आर्ट करते थे वगैरह, तो ये जे स्वामीनाथन अपने साथ दिल्ली ले गए, इनको काम दिलाया, इनको नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में यानी इंट्रोड्यूस कराया। तो ये जे स्वामीनाथन ने जो जांगड़ थे उनको जीरो से हीरो बनाया। तो जे स्वामीनाथन की मैं यहाँ पे तारीफ करूँगा, बट यहाँ पे हमारा असर्शन गलत है। रीज़न देखते हैं। बिकॉज द फोक आर्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्टिंक्ट लाइन्स एंड बेसिक कलर्स। और जो फोक आर्ट कॉम्बिनेशन किसका है, लाइन और बेसिक कलर्स का। तो हमारा रीज़न तो सही है बट असर्शन हमारा गलत है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है हमारे सामने। असर्शन कहता है द इन्वेंशन ऑफ फोटोग्राफी रेवोल्यूशनाइज आर्ट। अर्नस्ट गॉम्ब्रिज सो फोटोग्राफी एज वन ऑफ द प्रोजेनिटर्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न आर्ट। तो असर्शन हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो अर्नस्ट गॉम्ब्रिज थे और फोटोग्राफी का जो इन्वेंशन था वो एक रिवोल्यूशन था, बिल्कुल सही। और जो गॉम्ब्रिज थे उन्होंने देखा ये सारा, यानी फोटोग्राफी में देखा डेवलपमेंट और मॉडर्न डेवलपमेंट। ठीक है, तो हमारा सेशन बिल्कुल यहाँ पे सही है। रीज़न दिया जा रहा है बिकॉज फोटोग्राफी कैन बी सब्जेक्टिव एंड इमोशनल एज एनी ड्राइंग। और फोटोग्राफी सब्जेक्टिव और इमोशनल दोनों हो सकती है जैसे हमारी ड्राइंग होती है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही कहा जा रहा है, तो बोथ आर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है हमारे सामने। असर्शन कहता है अ गुड सिंबल ऑफ एनी कॉर्पोरेट स्पीक फॉर इटसेल्फ इन एनी लैंग्वेज। बिल्कुल सही कहा जा रहा है। जो एक सिंबल होता है वो कॉर्पोरेट के बारे में खुद बताता है। जैसे आपने मैकडोनल्ड का एम वाला आर्क देखा होगा, तो वो खुद बताता है कि मैं मैकडोनल्ड का साइन हूँ।
मेरा मतलब हमबर्गर, बर्गर वगैरह ये वो, ठीक है। तो सिंबल रिप्रेजेंट करता बहुत अच्छे से किसको, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी को। तो रीजन में कहा जा रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंजिंग डेफिनेशन मार्क हैज बिकम पॉपुलर एज अ यूजफुल कैच ऑल। तो जो मार्क को यानी पॉपुलर कर दिया गया है, यूजफुल कैच ऑल। तो यहाँ पे रीजन भी हमारा करेक्ट है, बट रीजन इससे रिलेवेंट है तो यानी कहीं से दिख नहीं रहा, ठीक है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंजिंग डेफिनेशन मार्क हैज बिकम पॉपुलर एज यूजफुल कैच ऑल। तो यहाँ पे रीजन सही है बट इससे रिलेवेंट नहीं है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा, बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द रीजन ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है हमारे सामने। असर्शन कहता है अ सोफिस्टिकेटेड अप्रोच टू ब्रांडिंग हैव एस्टैब्लिश्ड एप्पल एज वन ऑफ 21st सेंचुरीज बेस्ट नोन हाउस होल्ड नेम। बिल्कुल सही कहा जा रहा है। एक अप्रोच देखी जाए जो एप्पल ने अपनी बनाई है, एस्टैब्लिश की है, जो घर घर तक पहुंची हुई है 21st सेंचुरी में, तो यहाँ पे असर्शन बिल्कुल सही कहा जा रहा है। रीजन में देखते हैं बिकॉज फ्रॉम द बाइबल टू सर इसाक न्यूटन एंड बियॉन्ड द हम्बल एप्पल हैज लेफ्ट एन इंडेलिबल इम्प्रिंट ऑन डिजाइन कल्चर। सेब ने जो एप्पल है उसने यानी यहाँ पर इम्प्रिंट छोड़ा, यानी बाइबल से लेकर इसाक और उससे बाद में। तो यहाँ पे जो रीज़न है वो गलत है, तो हमारा असर्शन सही है यहाँ पे। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है हमारे सामने। असर्शन कहता है द कंप्यूटर नाउ परफॉर्म्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ डिजाइन एक्टिविटी बट डिजाइनर शुड ऑलवेज हैव कंट्रोल ओवर इट। बिल्कुल असर्शन सही कहा जा रहा है। जो कंप्यूटर है चाहे वो कितना भी तेज चले, यानी एस्पेक्ट डिजाइन एक्टिविटी या डिजाइन की एक्टिविटी करे, जब डिजाइनर उसको हमेशा कंट्रोल रखता है, ये तो चीज है, ठीक है। तो असर्शन हमारा सही है। रीजन दिया जा रहा है बिकॉज वन ऑफ थिंग अ डिजाइनर डज दैट अ कंप्यूटर कांट डू इज थिंक। और सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पे कही जा रही है कि जो डिजाइनर कर सकता है वो सोचने वाला काम है, जो कंप्यूटर नहीं कर सकता। कंप्यूटर का तो एक प्रोग्राम है कि उसके अकॉर्डिंग काम करता है, बट जो सोचने वाला प्रोग्राम है वो सिर्फ डिजाइनर कर सकता है। तो हमारा रीजन असर्शन बोथ आर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन हमारा बोथ आर करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 असर्शन कहता है टर्म एब्स्ट्रैक्ट आर्ट डिनोट्स रिजेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सटीरियर वर्ल्ड। जो एब्स्ट्रैक्शन आर्ट है वो क्या रिजेक्ट करता है, एक्सटीरियर वर्ल्ड, यानी जो बाहरी जो सुंदरता है, रिप्रेजेंटेशन है, वो यानी रिजेक्ट करता है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन आर्ट का यानी ये जो असर्शन है हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं रीजन पे। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कंसीव पेंटिंग एंड स्कल्पचर एज अरेंजमेंट ऑफ प्योर फॉर्म एंड कलर कैपेबल टू ऑफ इवोकिंग एस्थेटिक इमोशन। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है कंसीव पेंटिंग एंड स्कल्पचर, पेंटिंग और स्कल्पचर में देखी जाती है एज अरेंजमेंट ऑफ प्योर फॉर्म, और प्योर फॉर्म में दिखेगी जिसमें कलर कैपेबल होता है और इवोकिंग होता है एस्थेटिक इमोशन। तो यहाँ पे असर्शन और रीजन हमारे बोथ आर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा बोथ आर करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है हमारे सामने। असर्शन कहता है राइट फ्रॉम ग्रीक टाइम आर्ट वर डिवाइडेड इनटू इमिटेटिव एंड प्रोडक्टिव। देखिए ग्रीक टाइम से ही आर्ट को डिवाइड हुआ था, यानी इमिटेटिव मतलब कॉपी करना किसी चीज़ को, और प्रोडक्टिव मतलब एक क्रिएटिविटी यानी प्रोडक्टिव जो किसी के काम आ सके, ठीक है। तो ये था जो ग्रीक समय से चलता आ रहा था। तो हमारा असर्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है। रीजन देखते हैं। बोथ रिक्वायर स्किल बट इमिटेटिव टेंड टू कॉपी नेचर फॉर प्लेजर वाइल प्रोडक्टिव इंटेंड टूवर्ड यूटिलिटी। बिल्कुल रीजन में सही कहा जा रहा है। जो इमिटेटिव टेंड होता है वो कॉपी करने के लिए होता है नेचर को, और प्लेजर, ठीक है, प्लेजर के लिए बनाई जाती है। वाइल प्रोडक्टिव टेंड्स इंटेंड टूवर्ड यूटिलिटी, और प्रोडक्टिविटी हमें यूटिलिटी के लिए ली जाती है। तो हमारा असर्शन और रीजन बोथ आर करेक्ट होगा। आंख बंद करके बोथ आर करेक्ट लगा दीजिए, ठीक है। आंख बंद करके लगाना, आंख बंद करके
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है हमारे सामने। असर्शन कहता है बुद्धा हिमसेल्फ मेड नो सुपर नेचुरल क्लेम्स। बिल्कुल सही कहा जा रहा है यहाँ पे। जो बुद्धा था वो खुद यानी कहता था कि देयर इज नो यूनिटी पावर, ठीक है, यूनाइटेड पावर, वो सही कहते थे बुद्धा। सुपर पावर नेचुरल पावर कुछ नहीं होता। तो असर्शन हमारा सही है। रीजन देखते हैं। ही इंडीड डिनाइड द आइडिया ऑफ एटर्नल सोल। और वो एटर्नल सोल के जो आइडिया था एटर्नल सोल का, यानी अंदरूनी यानी शक्ति और बहुत सारी तो वो उसको भी डिनाई करता। तो दो हमारे यहाँ पे बोथ आर करेक्ट हो जाएगा। असर्शन रीजन दोनों सही हो जाएंगे हमारे। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। असर्शन कहता है क्यूबिज्म वाज अ मूवमेंट डेलिबरेटली सेट आउट टू डिसलोकेट स्पेस एंड एलिमिनेट पर्सपेक्टिव। जो क्यूबिज्म है वो मूवमेंट चला हमारा डिसलोकेट स्पेस और एलिमिनेट पर्सपेक्टिव, और वो एलिमिनेट करता है यानी हटाता है स्पेस को और पर्सपेक्टिव को। बिल्कुल सही कहा जा रहा है। जो क्यूबिज्म की आपने पेंटिंग देखी होगी, आपको उसमें स्पेस कहीं पे मिलेगा नहीं। कहीं पे ज्योमेट्रिक शेप आते ही तुरंत दूसरी शेप आ जाती है, तो वहाँ पे स्पेस का यानी नहीं कोई स्थान है और ना ही पर्सपेक्टिव दिखेगा आपको इसमें, ठीक है। तो हमारा असर्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रीजन देखते हैं। रीजन में कह रहा है क्यूबिज्म वाज बेस्ड ऑन इंटेलेक्चुअल रिप्रेजेंटेशन dealing with complex organization of form and pictorial space। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो क्यूबिज्म है was based on intellectual represent, जो intellectual representation होता है उसके ऊपर based होता है, और dealing with complex organization और complexity से थोड़ा सा भरा हुआ होता है, form and pictorial space। तो हमारे यहाँ पे रीजन और असर्शन बोथ आर करेक्ट है। हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। असर्शन कहता है पीपल डोंट टेंड टू थिंक ऑफ सतीश गुजराल एज ए स्कल्प्टर बट ही कंसीव्ड एज इमेजेस इन द 3 डायमेंशन फॉर्म। बिल्कुल सही है। असर्शन में जो पीपल जो लोग हैं वो सतीश गुजराल को एक स्कल्प्टर के रूप में यानी कम जानते थे, बट ही कंसीव इमेज एज 3 डायमेंशन फॉर्म। और उसने यानी सतीश गुजराल ने खुद को कंसीव किया एक 3 डायमेंशनल फॉर्म के क्रिएटर के रूप में। देखिए सतीश गुजराल जो एक आर्किटेक्ट भी थे, एक स्कल्प्टर भी थे, एक आर्टिस्ट भी थे अच्छे, और इनको यानी भारत रत्न भी मिला था क्योंकि इनके भाई सतीश गुजराल के भाई थे, गुजराल ही थे वो, ठीक है, जो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे, ठीक है। तो इसकी वजह से सतीश गुजराल को बहुत सारे सरकारी काम भी मिले, आर्किटेक्ट के और स्कल्पचर्स के, पेंटिंग्स के भी मिले, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा असर्शन बिल्कुल सही है। रीज़न देखते हैं। रीज़न में कह रहा है कि ही वांट्स टू टेक लिबर्टी विच इज़ नॉट पॉसिबल इन 2 डायमेंशन, और वो लिबर्टी चाहते थे 2 डायमेंशन से, इसलिए वो 3 डायमेंशन में काम करते थे। तो बिल्कुल सही कहा जा रहा है। थोड़े से लिबर्टी चाहते थे इसलिए वो 3 डायमेंशन में काम करते थे, आर्किटेक्ट में बिल्डिंगें तैयार करते थे, और जब एक आर्टिस्ट आर्किटेक्ट बनता है तो वो एक धमाल ही मचता है, ठीक है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, थर्ड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। सो द क्वेश्चन है हमारे सामने। असर्शन कहता है मकेट इज एसेंशियल फॉर लार्ज साइज मोन्यूमेंट स्कल्पचर फॉर द पर्पस ऑफ मेजरमेंट। यहाँ पे बहुत सही कहा जा रहा है, यहाँ पे यानी एकदम करेक्ट कहा जा रहा है। मकेट जो होता है ना, अगर हम किसी बड़ी चीज़ को बना रहे हैं तो उसके छोटा बनाना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम मकेट कहते हैं, और इससे हम एक मेजरमेंट का अंदाज़ा और बहुत सारी चीज़ें हमें निकल के आती है। और आपको पता है जो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट स्टैचू है जो अब इंडिया के अंदर है, जिसे यूनिटी ऑफ स्टैचू कहते हैं, ठीक है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है, जिसको रामवीर सुतार ने बनाया था। तो उनकी जो फाउंड्री है, मतलब जो नोएडा के अंदर जो स्टूडियो है उनका, उस स्टूडियो में यानी हमारे ही एक रिलेटिव है, हमारे एक भैया, उन्होंने मकेट तैयार करवाने में उनका हेल्प कराया था। उसी यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो छोटा मकेट बना था, तो उस मकेट बनाने के लिए जो एक हमारे रिलेटिव है, भैया है हमारे विजय भैया, तो उस टीम के वो पार्ट रहे, उन्होंने वो मकेट तैयार करवाया, ठीक है, रामवीर सुतार के साथ मिलकर।
तो मकेट का आप समझ सकते हो कि वो कितनी लंबी यानी मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, और फिर उसको यानी अराउंड 4 से 5 फीट का उसका मकेट तैयार किया गया था, सिर्फ 4 से 5 फुट का, और वो इतनी यानी बड़ी। तो मकेट इसलिए तैयार किया जाता है क्योंकि उसकी मेजरमेंट ली जाती है प्रॉपर, और बहुत सारी तरीके की मेजरमेंट होती है, ठीक है, प्रोपोर्शन देखा जाता है। तो मकेट बहुत एसेंशियल पार्ट है अगर कोई आप लार्ज स्केल में स्कल्पचर बना रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया मकेट का, मैंने बता दिया, असर्शन यहाँ पे सही है। रीजन देखते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ लाइफ स्टडी मकेट इज ऑल्सो एसेंशियल। तो यहाँ पे असर्शन यानी रीजन गलत है, क्योंकि जब हम लाइफ स्टडी कर रहे होते हैं तो उसमें मकेट बनाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं रहती। लाइफ स्टडी कर रहे हो तो आप ज़रूरी नहीं है उसमें कि आप मकेट बनाओ, आप बड़ा भी बना सकते हो, आप छोटा भी बना सकते हो, क्योंकि आप एक स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो रीज़न हमारे यहाँ पे गलत है, असर्शन हमारा एकदम करेक्ट है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आर इनकरेक्ट है, ए इज करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 है हमारे सामने। असर्शन कहता है कि patina on bronze sculpture is essential because the color of surface changes in periodical manners। यहाँ पे बिल्कुल सही कहा जा रहा है। जो पतीना होता है, जो यानी हम ब्रॉन्ज को पेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, पतीना एक जो होता है एक फायर के साथ, और पतीना की जो कोटिंग होती है वो, ठीक है, तो वो ब्रॉन्ज स्कल्पचर पे की जाती है, जो यानी समय के साथ चेंज भी होती है। बिल्कुल सही कहा जा रहा है, द सरफेस चेंजेस इन पीरियडिकल मैनर। तो हमारा सेशन बिल्कुल सही है यहाँ पर। और रीज़न देखते हैं, रिएक्शन ऑफ द पर्टिकुलर केमिकल ऑन द सरफेस डिपेंड ऑन द कंपोजिशन ऑफ ब्रॉन्ज। बिल्कुल सही कहा जा रहा है। जो रिएक्शन होता है मतलब उसका जो कलर निकल के आता है ना, वो पर्टिकुलर जो केमिकल होता है ऑन द सरफेस डिपेंडिंग ऑन द कंपोजिशन ऑफ ब्रॉन्ज, वो ब्रॉन्ज के कंपोजिशन पर डिपेंड करता है। मतलब ब्रॉन्ज में कितना ज़्यादा आपने जिंक मिला दिया, कॉपर मिला दिया, टिन मिला दिया, ठीक है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो ब्रॉन्ज है उसका कलर, उसका रिएक्शन यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर केमिकल से रिएक्शन होता है उसका, फिर पतीना की कोटिंग, तो ये सारा एक दूसरे से रिलेट करता है। तो हमारा रीज़न एसेशन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बोथ आर करेक्ट। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं पेपर के, जो है क्वेश्चन नंबर 100। असर्शन कहता है नॉर्मली डाउन ड्राफ्ट फर्नेसेस, देखिए फर्नेसेस होता है यानी भट्टी जो नीचे की ओर होती है, आर यूज फॉर सेरामिक्स फायरिंग बिकॉज इट मेक्स इवन टेम्परेचर इन द चैम्बर। बिल्कुल सही कहा जा रहा है। यहाँ पे जो होती है, जो ग्राउंड फ्लोर वाली फर्नेसेस होती है, जो भट्टियाँ होती है आप कह सकते हो, वो चारों तरफ से कवर होती है, आपने देखा होगा, ठीक है। उसके यानी बीच में यह होता है, और उसको आप कुछ भी रखोगे तो वो एक इवन टेम्परेचर में चलती है, ठीक है। और सेरामिक के जो भी आप चीज़ रखोगे तो उसकी भी एक इवन टेम्परेचर में ही रहेगा, ठीक है। तो सेरामिक फायरिंग बिकॉज इट मेक्स इवन टेम्परेचर इन चैम्बर। और हाँ, इवन होता है, और फिर जैसे ही कम करोगे आप उसकी आग, तो वो ऐसे ही कम होता रहेगा लो में, तो एक मेंटेन रहता है उसका टेम्परेचर, ठीक है। तो हमारा सेशन सही है। रीज़न देखते हैं। रीज़न में कह रहा है डाउन ड्राफ्ट फर्नेस इज ऑल्सो एसेंशियल इन बर्न आउट फॉर वैक्स इन डोगरा कास्टिंग। और जो डोगरा कास्टिंग में बर्न आउट करते हैं वैक्स को, उसमें भी यानी बहुत सही माना जा रहा है इसे। तो रीज़न में यहाँ पे गलत कहा जा रहा है वैसे तो, ठीक है। यानी जो डोगरा कास्टिंग होती है, आपको पता होगा, लॉस्ट वैक्स, डोगरा कास्टिंग और यानी इन्वेस्टमेंट मोल्डिंग, ये सारे एक ही नाम है लॉस्ट वैक्स टेक्निक के, ठीक है। लॉस्ट वैक्स कास्टिंग में फिर यानी जो बर्न आउट किया जाता है वो वैक्स को हटाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे रीज़न यहाँ पे गलत दे रखा है वैसे, और असर्शन सही है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे पूरे 100 क्वेश्चन। ऐसी वीडियो को लास्ट तक देखने वाले को मैं एक गुड लर्नर मानता हूँ, एंड यू आर अ ग्रेट लर्नर। और अब जाके पहले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक से वो पेपर डाउनलोड कीजिए विजुअल नेट का, और जाकर खुद अटेम्प्ट कीजिए उस पेपर को, जिससे आपकी जो नॉलेज होगी वो खुद एनहांस हो जाएगी, इतनी एनहांस हो जाएगी कि आप में कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। और कहीं ना कहीं कोई स्टूडेंट अपने आप को वीक मानता है, और
कहीं ना कहीं कोई ज्यादा ही सीरियस है कि मेरे को ये वाला पेपर क्रैक करना ही करना है, तो उन सभी के लिए मैं लेके आया हूँ एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म, जहां पर मैं आपको ऑनलाइन कोचिंग तो दूंगा, उसके साथ साथ आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मिलने वाले, बहुत सारे नोट्स मिलने वाले। जैसे मैंने आपको कोचिंग की क्लास दी, उसके बाद आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे एंड एक पर्टिकुलर ग्रुप मिलेगा आपको, जिसके अंदर आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड सारी एक्टिविटी को शेयर किया जाएगा, जो रिसेंट की एक्टिविटी होगी, क्योंकि रिसेंट की एक्टिविटी आपको भी पता बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ठीक, तो ये था हमारा पूरा ऑनलाइन कोचिंग का प्रोग्राम। अगर आप इंटरेस्टेड हो जब भी इस नंबर पर मैसेज कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।